So, good morning, lovely people. I am once again Dr. Rahul Marfa from Veda Healthless Ayurveda based in Mumbai with a rich experience of 10 years of treating at least 5,000 plus patients. मैं साथ ही स्टूडेंट्स और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के लिए आयुर्वेदिक कोर्सेज ऑनलाइन कंडक्ट करता हूं ताकि हम आप आपका स्किल सेट और आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस और बढ़ा सकें। कल जैसे हमने देखा कि स्नेहन स्वेदन हमने कैसे प्रैक्टिकली उसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए और कैसे हमारी प्रैक्टिस में उसका इस्तेमाल करना चाहिए, उसी तरह से आज हम उपकल्पनाएं या फिर ऐसी चीज़ें जिनका छोटी है बट हम प्रैक्टिस में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपको प्रैक्टिस में ना सिर्फ पैसे दिलवाने के लिए काम में आता है, बट एट द सेम टाइम आपको आपकी प्रैक्टिस में इमीडिएट रिजल्ट देने में मदद करता है। मैंने कल जैसे कहा था कि अगर आपको एलोपैथी के साथ टक्कर लेनी है तो आपको आपका रिजल्ट देने का टाइम स्पैन बहुत कम करना पड़ेगा। और क्योंकि पंचकर्म जो बड़े कर्म है, मैं राधा पंचकर्म जब कहता हूँ तो वहाँ पे पूर्व कर्मों में ये सभी आते हैं, स्नेहन स्वेदन, आपकी पत्र पोटली वगैरह, वो मेन कर्म नहीं है। तो ये जो दूसरे छोटे छोटे कर्म हैं, इन सब का आपने इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस के अंदर आप जल्दी से जल्दी पेशेंट को ये दे सके, रिलीफ दे सके। और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा, ये जो उपकल्पनाएं हैं, ये इसमें मदद करती हैं। आपका टाइम स्पेन भी कम करती है ट्रीटमेंट का, और एट द सेम टाइम हम उसको ज़्यादा बेनिफिट भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। और क्या कहेंगे, मैं हमेशा एक ही कहता हूँ कि आयुर्वेद की सबसे बड़ी ब्यूटी है कि आप उसको जितना एक्सप्लोर करेंगे, आप उसका जितना अनुभव लेंगे, उतना आप में वो समाता जाएगा। हम घर में अचार डालते हैं, बहुत लोगों ने देखा ही होगा, मम्मी अचार के लिए सब काटती है और फिर एक बर्नी में तेल वगैरह डाल के उसे रख देती है, और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सॉफ्ट होते होते उसमें एक बहुत अच्छा टेस्ट तैयार होता है। सिमिलरली कॉलेज से मिलने वाला ज्ञान वो उसका रफ मटेरियल है। प्रैक्टिस, आप जिन वैद्यों के पास जाते हैं, आप खुद की प्रैक्टिस जैसे करते, वो एक्सपीरियंसेस उसके अंदर काउंट होते जाते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे एक बहुत फ्रूटफुल मटेरियल बनता है। वहाँ वो अचार बनता है, हमारी लाइफ का अचार नहीं बनता है, बट हमारी प्रैक्टिस में एक क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा लीप देने के लिए या आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है। और जब भी आप सोचो, जैसे मैंने कल भी कहा, जब भी आप सोच रहे हो, कुछ भी विचार कर रहे हो, आयुर्वेद के हिसाब से सोचो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मॉडर्न पढ़ो ही नहीं या बिल्कुल नहीं, मैं खुद मॉडर्न का, मेरी प्रैक्टिस अगर आप देखोगे ना, मैं मॉडर्न की बहुत बहुत अलग से और बहुत अच्छी भी कर सकता हूँ। मैं आईसीयू हैंडल किए हुए हैं अकेले, एंड जब भी मैंने छोड़ा था मुझे बोला गया था कि सर आप डबल पैसे ले लो, जो हम आपको ऑफर कर रहे हैं उससे डबल ले लो, बट आप जाओ मत। तो उस लेवल तक भी काम किया हुआ है। बट जब एक चीज रहती है कि व्हाट इज गुड टू नो एंड व्हाट इज नाइस टू नो एंड व्हाट इज मस्ट नो, अगर आप सिलेबस देखोगे तो उसमें हमेशा एक रहता है, पॉइंट्स दैट आर गुड टू नो, नाइस टू नो एंड मस्ट नो। जो मस्ट नो है वो हमारा आयुर्वेद है, गुड टू नो है वो एलोपैथी है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज हम लोग बोलते हैं कि अरे एलोपैथी वाले जो हैं वो हमारे से आगे हैं, सुपीरियर हैं एंड ऑल। बहुत जल्द टाइम आएगा ऐसा कि आप, यू विल बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू आयुर्वेदिक मेडिसिन। जितने भी फोरम से सब कोशिश कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि सभी इंटीग्रेटेड वाले भी उसमें रहें, ताकि उन हर एक की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है। बट अगर खुदा ना खास्ता कल को एक ऐसा टाइम आ गया कि जहाँ पे आप ओनली एंड ओनली आयुर्वेद प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कुछ स्टेट्स में है, ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे? आप मजबूरन हो के क्या आप अपना प्रोफेशन छोड़ दोगे? जिस चीज़ के लिए आपने 6 साल डाले हैं, आप वो छोड़ दोगे? ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो करना क्या है कि हमें खुद को उस कैपेबिलिटी पे लेके आना है कि आजू बाजू में कुछ भी होने दो, आई नो दैट आई एम गोइंग टू डू इट विद आयुर्वेदा। और इसकी छोटी छोटी शुरुआत होती है। सबसे पहले आप एक कोशिश करिए कि दिनचर्या का एक कोई तो भी एस्पेक्ट बराबर फॉलो करिए। दूसरा हो सकता है कि जब वो फॉलो होना शुरू हो गया, दिनचर्या आपकी अच्छे से आयुर्वेद की इसके शुरू हो रही है, आप पेशेंट को भी बता रहे हो, एट द सेम टाइम आप आपके केस पेपर पे आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजीज यूज करना शुरू करें। जो एक या दो या पांच जितने भी आप यूज करें, ऐसा नहीं कि पूरा केस पेपर पे करें, बट उसका फर्क यही पड़ेगा, जैसे मैंने कल भी बताया, कि आप जैसे ही वो टर्म लिखोगे आपको उस हिसाब से ध्यान में आएगा कि आयुर्वेद में इसके लिए क्या है।
जब मैं राज्यक्ष्मा लिखता हूँ तो मुझे राज्यक्ष्मा की चिकित्सा याद आती है, मेरे को टीबी की चिकित्सा याद नहीं आती। मैं टीबी लिखूंगा तो मुझे रिफाम्पिसिन और वो सब दवाइयाँ ही याद आएंगी, क्योंकि हमारा ब्रेन वैसा प्रोग्राम्ड है। इसके लिए हमें कोशिश करनी है कि किसी भी हाल में जो हमें पता है आयुर्वेद के टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज, उसी का इस्तेमाल करना है। ठीक है। और ये सब करते हुए हमें हमारी प्रैक्टिस को और बढ़ाने के लिए ये उपकल्पनाओं को और एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर इसके लिए करना है क्योंकि हमने उसे बहुत रिस्ट्रिक्टेड वे में उसको यूज करना शुरू कर दिया है। मतलब मैं आगे एग्जाम्पल भी देता जाऊंगा, बट हम इतना रिस्ट्रिक्टेड यूज करते हैं ना कि उसका स्कोप एक्चुअली बहुत बड़ा है। और आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि मैं अभी जो शेयर करूंगा इसके आगे, मैं जो आपको बुक्स में पता है, आपकी नॉलेज में है या इंटरनेट अवेलेबल है, मैं उससे परे, बट उनका यूज करते हुए कैसे प्रैक्टिस में कुछ बदलाव देखे गए और कैसे ये चीजें हुई, मैं उसके बारे में ज्यादा कहूंगा, क्योंकि आपको वो नॉलेज आपके टीचर्स बहुत अच्छे से देते हैं। मैं आपको उसके अंदर से और क्या ढूंढना है और कैसे आप उसको और अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, वो बताना मेरा काम है। तो आई गिव यू सिंपल एग्जांपल। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे फेवरेट उपकल्पना से, शिरोधारा। हम सभी को शिरोधारा बोला कि दिल और दिमाग खुश हो जाता है कि अरे सोना है, अच्छे से सुला देंगे इंसान को, उसकी सारी स्ट्रेस ही निकाल देंगे। मतलब भगवान है वो, जैसे सीक्रेट गेम्स में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग है ना, कभी कभी लगता अपुनिच भगवान है। तो वैसे लग फीलिंग आती है कि हम ही कर डालेंगे इसका, तो स्ट्रेस ऐसे गायब, एक शिरोधारा दो इधर, आदमी का सब सेट है। पर ऐसे नहीं होता है। आप प्रैक्टिस में भी देखोगे और आपने अनुभव भी किया होगा कॉलेजेस में, कि इतना जल्दी नहीं होता है जितना हम उसको प्रमोट करते वक्त कहते हैं। तो चीज कैसी है, हमने शिरोधारा को लिमिटेड करके रखा हुआ है कि ये सिर्फ आपका स्ट्रेस रिड्यूस करेगा, आपका हाइपरटेंशन रिड्यूस करेगा, एंजाइटी, साइकोलॉजिकल इलनेसेस रिड्यूस करेंगे। और ये आप भी जानते हो और पूरी दुनिया आज जानती है। मतलब मैंने जैसे कल भी कहा कि जो लीफलेट्स आते हैं उस पे शिरोधारा और स्पा, इतना ही आयुर्वेद रह गया है। बट आयुर्वेद उससे लाखों गुना आगे है। तो अब मैं उससे पहले, जब मैं उसकी डिटेलिंग दूंगा आपको, आपने कभी अनुभव किया है या कभी देखा है कि पेशेंट रोता है, रोते हुए पेशेंट को देखा शिरोधारा के वक्त? पेशेंट लिटरली रोता है, रोता है। और ये पता कब होता है? जब मानस रोग का पेशेंट हो या उसके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल आउटबर्स्ट, इमोशनल क्या बोलेंगे, इम्बैलेंस हुआ हो, बट जो व्यक्ति एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो व्यक्ति को अगर आप शिरोधारा देंगे ना, पहले सेशन में वो रोएगा। और इतना बुरा रोता है ना कि आपका थेरेपिस्ट डर जाएगा कि सर इसको कुछ हो रहा है, उसको लगेगा उसकी प्रोसेस से गलत हो रहा है, बट एक्चुअली वो शिरोधारा के कारण होता है। ये मैंने पहली बार मेरे टीचर रसिक पावस्कर सर के पास मैंने दे सीखा था। तब मैंने, मेरा क्वेश्चन था कि ये रो क्यों रहा है, ऐसा क्या हो गया कि इसको रोना निकल रहा है। तब सर ने एक चीज बहुत अच्छी बताई थी कि जो दोष उत्क्लेश होके बैठे हुए थे, हमने कंसेप्ट तो समझा ही हुआ है कि दोष उत्क्लेश होता है, कोष्ठ शाखा गति and all। हम हर चीज एक शाखा के इसके अंदर है। बट ये जो क्या कहेंगे, जो यहाँ पे दोष उत्क्लेश हुआ होता है वो आउटबर्स्ट में नहीं जाता है। कई लोग ऐसे रहते हैं कि जो बहुत इमोशनल ट्रॉमास में रहते हैं, बट किसी को कुछ कहते नहीं, किसी को शेयरिंग नहीं करते हैं। ये लोग या तो डिप्रेशन में जाते हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसे लाइफ में अजीब हरकतें करते हैं ना, आउट ऑफ नोवेयर, कि उस कारण से उनकी लाइफ एक बहुत बड़ी मिस बन जाती है और उसका उनको रिग्रेट होता है मन में। आप उनको जैसे शिरोधारा का पहला 10 मिनट दोगे ना, वो एकदम एबनॉर्मल बिहेव करना शुरू होंगे। और वो एबनॉर्मल बिहेवियर ऐसा रहेगा ना कि या तो वो बहुत रोंगे, नहीं तो ऐसे हाथ पैर पटकने शुरू हो जाएंगे, नहीं तो मन ही मन गालियां देना शुरू होंगे। मैंने लिटरली वो भी सुनी हुई है। बट वो उनका उत्क्लेश जाना चाहिए। जब तक वो उत्क्लेश थमता नहीं है, तब तक वो पेशेंट को रिलैक्स नहीं होता है। और जैसे ही वो थमेगा ना, आप देखोगे वो पेशेंट बहुत शांत हो जाते हैं, एकदम धीरे 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 करके सो जाते हैं। ये मैंने जब पर्सनल प्रैक्टिस में पहली बार जब अनुभवा, एक 22-23 साल की लड़की थी,
वो लड़की मेरे पास उसकी मम्मी लेके आई कि ये अचानक ही ना बहुत वियर्ड बिहेव करना शुरू हो गई है। इसका कॉलेज सब खत्म हो गया है बट ये बहुत एबनॉर्मल बिहेव कर रही है। और हिस्ट्री टेकिंग में ऐसे समझ में आया कि उसके फादर काफ़ी जल्दी एक्सपायर हो गए थे। होता क्या है, लड़कियों की अपने फादर के साथ ज़्यादा अटैचमेंट होती है और लड़कों की अपनी मम्मी के साथ। एंड जब भी ये बच्चे वो पेरेंट को खो देते हैं तो ये लोग आउटसाइड से वो चीज़ें सीख करते हैं। तो होता क्या है कि उस कारण से ये लड़की गलत रिलेशनशिप्स में पड़ गई और वो पढ़ने के कारण इसको मेंटल ट्रॉमा हुआ काफ़ी। और प्लस इसको ऐसे लगा इसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, ये शी इज़ गुड फॉर नथिंग। उसको कम से कम मैंने 3 साढ़े 3 घंटे काउंसलिंग की, 3 साढ़े 3 घंटे। मेरा दिमाग ऑलमोस्ट फटने में था बट आई हैड टू बी काम। मैंने अपना कंपोजर बनाए रखा, उसके ऑब्जेक्शंस फालतू क्वेश्चंस को भी डील करते करते उसे समझाया कि दिस इज नॉट द एंड, तेरी जिंदगी अभी बहुत बाकी है। बिकॉज शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ सुसाइड, उसने 2 अटेम्प्ट भी कर चुकी थी, मैं बोलना भूल गया। तो उसको समझाना पड़ा कि दिस इज नॉट द एंड। और वो 3 साढ़े 3 घंटे के बाद में मैंने उसको कन्विंस किया कि तू जा, 3 दिन ही शिरोधारा लेना। अगर तुझे जीरो फर्क पड़ा तो तू मुझे बोलना, कुछ मत बोलना, मैं तुझे बोल दूंगा कि इसके बाद हम शिरोधारा नहीं करेंगे। और एक उसको जटामांसी की कैप्सूल मैंने रात को दोपहर और रात को लेने के लिए कही थी। जटामासी इसके लिए दी थी क्योंकि जटामासी जो है भूतघ्न, उसका पर्याय नाम है। ये बहुत टेक्निकल है बट जो वनस्पति के पर्याय नाम है ना, दे इंडिकेट कि वो कैसे काम करती है। तो मेरे को एक सेकंड के लिए लगा था कि ये भूतघ्न कुछ भूतवादा वगैरह टाइप का तो नहीं है, बट नहीं था वो, मुझे श्योर था। बट फिर भी रिलीव करने के लिए। और सेकेंडली जटामासी वातघ्न है, शोक का नाश करती है, इसके लिए उसको यूज करना। और प्लस उसमें एरोमेटिक ऑयल्स एक्चुअली रहते हैं असली जटामासी में। तो इसके लिए मैंने उसे जटामासी कैप्सूल दी और साथ में उसको शिरोधारा, प्लेन जटामासी तेल से ही शिरोधारा करने बोली। पहले दिन वो इतनी जोर जोर से रोई ना कि हम लोगों का जहाँ सेंटर था उसके ऊपर के लोग नीचे आके पूछ रहे थे कि आपके यहाँ क्या हो रहा है, किसी को मार रहे हो क्या। इतना जोर जोर से वो रोई। एंड शी क्राइड फॉर ऑलमोस्ट 1.5 आवर। शिरोधारा बीच बीच में टूटती जा रही थी। मैंने स्ट्रिक्ट बोला हुआ था थेरेपिस्ट को, अगर वो ना बोले ना तो रोक देना, चलने दो उसको, रो लेने दो, उसका अंदर का सब निकल जाने दो। 1 घंटा चलने के बाद में फिर आधा घंटा उसने शांति से शिरोधारा ली। और वो जो सोई, वो बाहर आने के बाद ना उसने मतलब ऐसे लिटरली पैर पकड़े कि सर मैं इतने सालों बाद आज सोई हूँ। वो मतलब हमारे लिए एक टचिंग मोमेंट होता है कि ऐसा वैद्य या ऐसा डॉक्टर हम किसी की लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। बट ये सब तभी पॉसिबल होता है जब हमारी खुद की श्रद्धा हमारे शास्त्र पे है। अगर हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास ही नहीं है तो हमारा शास्त्र, हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब लेके बैठे हुए हैं दुनिया में, या राधा गोल्ड माइन पे बैठे हुए हैं और हम चवन्नी अठन्नी को गिनने के पीछे लगे हुए हैं। तो ये सब आपका आयुर्वेद देता है। और वो लड़की उसने 5 दिन शिरोधारा ली। उसके बाद में सिर्फ जटामासी कैप्सूल उसने कोई 2 महीने ली। उसको एंटी डिप्रेसेंट्स की भी ज़रूरत बंद हो गए। वहाँ बॉम्बे में एक बहुत फेमस साइकेट्रिस्ट है, उनकी चल रही थी, उन्होंने भी उसकी दवाइयाँ बंद कर दी। एंड अभी 1.5 साल बाद अगेन शी लॉस्ट अ ग्रैंडफादर, अगेन अ मेल पेरेंट, अ मेल फिगर ऑफ अ फैमिली। वापस उसे कुछ सिम्टम्स शुरू होने हो लगे। उसकी मम्मी दोबारा लेके आई बट एक 5 दिन में ही वो शिरोधारा करके वो सेटल हो गई। तो आप सोचो कि आप एक छोटी सी चीज को कैसे हैंडल कर सकते हो, या कितना एक छोटी सी चीज या एक उपकर्म से आपने इतना बड़ा प्रॉब्लम हैंडल कर लिया। सिमिलरली शिरोधारा के कुछ और चीजें मैं बताऊंगा, जैसे हेयर फॉल है। ये मेरे फ्रेंड से मैंने शेयर करते वक्त पता चला कि जो हेयर फॉल होती है, अगर आप उसमें काले तिल का तेल को यूज करो सिद्ध करने के लिए, आप जो भी दवाइयाँ सिद्ध कर रहे हो, हेयर और उसकी शिरोधारा दो, 7 डेज में हेयर फॉल कम होता है। और जब मैं काला तेल यूज करता था, मैंने जब से सिद्ध वाला यूज करना शुरू किया, लिटरली मेरे मतलब आई कुड फील, मैं पर्सनली मैंने वो पहले लिया, आई कुड फील के जो बाल पहले ऐसे गिरते थे अचानक ही रुकना शुरू हो गए। अभ्यंतर औषधि बहुत कुछ आप दे सकते हो बट आप इतना भी अगर करवा लो तो भी काफी होगा।
कई बार हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आ सकते हैं आगे चल के कि जो सिर्फ बोले कि सर हम ना तो दवाई देंगे ना तो पथ्य फॉलो करेंगे, आप क्या कर सकते हो? तो वहाँ पे ऐसी चीजें या सिर्फ पंचकर्म से भी आप डील कर सकते हो, ये बताने का मेरा फुल पॉइंट है। उसके बाद में हेडेक में यूज़फुल है शिरोधारा, बट हेडेक में प्रोबेबली आप तेल की धारा ना करें, आप कोशिश करें काढ़े की या क्वाथ की धारा करें। प्लेन जटामांसी क्वाथ या बला क्वाथ या फिर दशमूल का क्वाथ, उससे भी आप शिरोधारा करवा सकते हैं, तो उससे लोगों को अच्छा रहेगा। अभी इसी शिरोधारा का एक मॉडिफाइड वर्जन जो हमें पता है वो है तक्रधारा। तक्रधारा करना कुछ नहीं है कि तेल की बजाय उसको छाछ में रिप्लेस कर देना है, और ये जो छाछ है ये मेडिकेटेड होती है। मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। बहुत टेक्निक्स है, पर जो मैं यूज़ करता हूँ वो ऐसी है कि दूध लेना है, समझिए पाव लीटर, पाव किलो, 250 ml। उसको गुनगुना करना है, उसके अंदर दही का खट्टा लगाना है और बला और अम्ल की चूर्ण, मुस्ता और अम्ल की चूर्ण अंदाजन एक 10-10 या 15-15 ग्राम डाल देने हैं। एट द सेम टाइम अगर आप एक मिट्टी का कोई मटका ले रहे हैं ये दही जमाने के लिए, तो उसके अंदर ये आंवले की और मुस्ता की एक गर्म पानी में पेस्ट बना के उससे वो मटके में लगाएं और फिर इसे डालकर उसको दही जमाने के लिए रख दें। तो ये जो दही जमेगा इसके अंदर 4 टाइम्स पानी, यानी पाव किलो में, सॉरी 8 टाइम्स पानी, ऑलमोस्ट 2-2.5 लीटर के आसपास आपने पानी डालना है, अच्छे से उसे रगड़ना है और फिर उससे शिरोधारा करनी है। ये शिरोधारा आप अगर सिर्फ सिर पे भी कर सकते हो और पूरी बॉडी पे भी कर सकते हो। फुल बॉडी सोरेसिस में मैंने मेरे गुरु डॉक्टर दिलीप गाडगिल सर के यहाँ 21 दिन में देखा हुआ है कि एक इंसान जिसको देख नहीं सकते आप, मतलब देखते ही डर लगे, इतना फ्लेकी, वो जहाँ खड़ा हो जाए ना तो आजू बाजू में झाड़ू मारना पड़ता था, इतने फ्लेक्स निकलते थे। 21 दिन में वो बंदा पूरी तरह से ठीक हो गया। उसके मानस हेतु भी थे, वो भी ठीक हो गए, क्योंकि ये तक्रधारा मानस रोगों पे भी काम करती है शिरोधारा की तरह। बट एट द सेम टाइम जो स्किन के ऊपर ड्राई फ्लेक्स और ये सब प्रॉब्लम था उसके भी पूरी तरह से उसने निकाल दिया। और उसने 3 हफ्ते का पहले किया, फिर सर ने उसे 3 महीने बाद दोबारा बोला था, वो यूएस बेस्ड था। उसको सर ने फिर बोला कि 3 या 4 महीने बाद वो वापस आया, तब मैं जन निकलने में ही था वहाँ से। बट वो बंदा जब मैंने उसको 3 या 4 साल बाद किसी फोरम में मुझे मिले, वो इंडिया वापस आए हुए थे, तब मैं पहचान ही नहीं सका कि ये वही बंदा। उन्होंने मुझे पहचाना कि सर पहचाना मुझे, मैं आपने मेरा ट्रीटमेंट किया था वगैरह। मतलब इतना ड्रास्टिक चेंज मैंने देखा हुआ है। बट ये तो सिर्फ ये मेरे अलावा बहुतों का अनुभव होगा। कुछ और अनुभव मैं एक शेयर करूंगा तक्रधारा के, और वो है सबसे इम्पोर्टेंट आईबीएस में। इरिटेबल बाउल डिजीज, ये आज की तारीख में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है जीआई ट्रैक रिलेटेड। मोस्टली आहार्य हेतुओं में बदलाव के कारण ये आ रहा है। अगर आप देखोगे तो हमारा किचन या फंक्शनिंग ऑफ किचन पिछले 15-20 साल में सडनली चेंज हो गया है। और जैसे हमारे यहाँ पे शास्त्रों में कहा है कि कोई भी चीज को अडेप्ट करने का एक क्रम होता है, पादेन क्रम, वो क्रम फॉलो नहीं हुआ है। अचानक ही सब लोग पिज्जा पास्ता खाने छूट गए हैं। विरुद्ध आहार का सेवन बहुत हो गया है। जैसे पास्ता इज अ वेरी क्लासिक एग्जांपल ऑफ विरुद्ध आहार। नमक और दूध आता है। आप अगर आजकल के केक्स देखोगे तो केक्स के अंदर भी विनेगर और मिल्क डालते हैं। अगेन अ विरुद्ध, तकलीफ देने वाला है। मतलब मैं ये नहीं बोलता मत खाओ, बट ये भी जान लो कि आप क्या खा रहे हो, नो व्हाट यू आर ईटिंग। तो ये जो विरुद्ध और ये सब आहार ऐसा खाया जाता है, या बहुत ज़्यादा नॉनवेज डाइट आजकल लोग बॉडी बिल्डिंग और इस चक्करों में खाते हैं, इन सभी को आगे जाके आईबीएस का प्रॉब्लम होता है। और ये आईबीएस का प्रॉब्लम विद क्रैम्प्स होता है। और जो ये क्रैम्प होता है ना, जिस बंदे को हो रहा है आप उससे पूछो, वो आपको एक ही बोलेगा कि भगवान उठा ले, बट ये ऐसा दर्द ना दे, क्योंकि जिंदगी में हालत खराब हो जाती है। प्लस आईबीएस में आपको मल्टीपल टाइम्स डेफिकेशन के लिए भी जाना पड़ता है, तो वहां से थकावट प्लस पेट का कांस्टेंट इरिटेशन आपका जीना हराम कर देता है। ऐसे टाइम पे एक चीज बहुत अच्छी जो मैंने प्रैक्टिस में यूज की हुई है और बहुत इंस्टेंट रिजल्ट देती है, कि जब भी पेशेंट कंप्लेन करे ना कि मुझे क्रैम्प्स आ रहे हैं, उसे तुरंत तक्रधारा उदर के प्रदेश पे दे दो। विद इन मैक्सिमम 20 to 25 मिनट्स 50 to 70% पेन रिलीफ होगा ही होगा, आप बाकी कोई और दवाई दो ना दो।
और वो जो स्पास्मोडिक पेन है वो उसको रिलीफ करता है। ये इसकी ब्यूटी है। और उसी के लिए मैं इसको एज अ क्या बोलते हैं प्रोटोकॉल यूज करता हूँ आईबीएस के पेशेंट में। उन्हें चक्रधारा यहाँ सिर पे भी और उधर पे भी देता हूँ। और उसके कारण जो उनकी एक दवाई है मेसाकोल के कुछ करके है 100 या 200 की पावर, वो अ, मैं 14 डेज के 4 साइकिल तक जाता हूँ। 14 डेज करूँगा, फिर 14 डेज ब्रेक, फिर 14 डेज करूँगा। ऐसे करते करते 3 या 4 महीने में अ, अभी तक 6 या 7 पेशेंट हुए हैं। उसमें से 5 की तो मेसाकोल मैंने बंद करवा दी है, 2 की अभी भी चल रही है, बट जो पावर है वो बहुत कम है और वो खुद से स्किप भी कर देते हैं। इसी के अंदर मैं खाने के साथ में भी दवाई देता हूँ। जो हमारे इसमें क्या बोलते हैं औषध सेवन काल कहे गए हैं, तो आईबीएस के इसमें पाचन अगर आपको कराना हो या दोषों का पचन करवाना हो तो खाने के साथ वो दवाई दे। तो यूजुअली मैं कैसे उन्हें कहता हूँ कि जब आप खाना खाने बैठे हो तो 2 रोटी अगर आप खा रहे हो, 1 रोटी खा के हुई दवाई खा लो, फिर बाकी का बचा हुआ खाना खाओ। और आईबीएस के पेशेंट में स्पेसिफिकली मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा सा दाल चावल साइड में निकालो, उसमें दवाई मिक्स करो पहले, खाना के बीच में ये दवाई और ये चावल मिक्स किए हुआ आप खा लीजिए और फिर बाकी खाना खाइए। तो इससे आप देखोगे ना कि आपका जो रिजल्ट है ना वो बहुत फास्ट होता है। पाचन के लिए ये मध्याह्न जो काल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद जो हेड हैवीनेस का एक लोगों को प्रॉब्लम रहता है कि सर सर्दी रहती है, हमारा सिर भारी रहता है, आप उसमें नस्य का सोचते हो यूजुअली, बट ऐसे टाइम पे आप तक्रधारा ज़रूर सोचिए। बहुत इंस्टेंट और बहुत लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। सिमिलरली प्री मेच्योर ग्रेइंग के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है ये तक्रधारा से। सॉरी, शिरोगौरव में भी तक्रधारा करनी, नॉट शिरोधारा। उसके बाद में संधि विश्लेष, जो जॉइंट लैक्सिटी होती है, जॉइंट्स ना, जो ओबेस पेशेंट होते हैं या जो ज़्यादा विटामिन डी नहीं लेते हैं डे टू डे, इसमें अगर आप देखोगे ना उनके जॉइंट्स थोड़े लूज लैक्स होते हैं। आप जब जॉइंट एग्जामिनेशन करते हो ना आपको समझते हैं ये फर्म नहीं है, इसमें ज़रा लैक्सिटी है और वो ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं। ऐसे लोगों की लैक्सिटी कम करने के लिए भी आप तक्रधारा करवा सकते हैं। अब ये तक्र की जगह आप दूध इस्तेमाल कर सकते हो। और दूध जो है क्या कहेंगे, सिद्ध शीर लेना है। बला या फिर बला शतावरी के साथ आप इसे सिद्ध करें। अप्रोक्सीमेटली 800 ml आपका आउटकम चाहिए हमें ये दूध के साथ धारा करने के लिए। साउथ में तो ऐसा करते हैं कि अगर 800 ml उन्होंने दूध लिया है तो उसी के साथ उतना ही वो नारियल का पानी भी ऐड कर देते हैं। बट मैं प्रैक्टिस में नहीं करता हूँ, मैं केवल दूध का ही इस्तेमाल करता हूँ। मैंने इसका सबसे पहला इस्तेमाल किया था मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, सिद्ध शीर से धारा करवाई थी, सर्वांग धारा करवाई थी उसको, और इंक्लूडिंग शिरोधारा। और बाद में एक 8 दिन कराने के बाद में उसे फिर दूध से उसके पेरेंट्स को बोला था कि इसका अभ्यंग करो। वो बच्चा लड़का था, आई गेस 21-22 ईयर ओल्ड। एंड उसका ऐसे था कि उसने कभी नोटिस, सॉरी, उसका बचपन में कुछ पोलियो का अटैक आया था एंड देन वो रिकवर हुआ था, कुछ ऐसी हिस्ट्री थी। तो उसकी एक लेग दूसरी लेग से स्लाइट शॉर्ट थी, मतलब जो काफ का अगर आप डायमेंशंस लोगे तो थोड़ा कम था। और उस कारण से होता क्या था कि जब वो चलता था तो उसकी चाल ऐसे ना थोड़ी लिम्पिश थी। तो उसने बहुत कुछ ट्राई किया, मैंने भी जब देखा तो मुझे लगा मैं इसमें क्या हेल्प करूँगा। बट ओपी कपूर सर करके मुंबई में है, जो एक एलोपैथिक फिजिशियन है बहुत फेमस। वो स्टूडेंट्स को बहुत सिखाते हैं। उनके जब मैंने इंटर्नशिप में लेक्चर्स किए थे उन्होंने एक ही चीज़ बोली थी, कभी भी पेशेंट एग्जामिनेशन नंगा करके देखो, जेंट्स हो लेडीज हो कोई प्रॉब्लम नहीं, नंगा करके देखो, उनको प्रोटेक्शंस दो उनके प्राइवेट पार्ट्स कवर करने के लिए। बट आप पेशेंट को नेकेड एग्जामिन करो, आपको बहुत कुछ मिलेगा। और मैं ये करता हूँ जब मुझे कुछ चीज़ें डाउट होती हैं, मैं वो एग्जामिनेशन वैसे करता हूँ जस्ट टू इंश्योर, हाँ, विथ प्रॉपर प्रोटेक्शन ऑलवेज, कि आपके साथ आपका स्टाफ वगैरह होना चाहिए। बट द होल पॉइंट इज यू शुड नॉट मिस एनीथिंग। आपकी आंखें और आपके सेंसेस अच्छे से काम करने चाहिए प्रॉब्लम डायग्नोज करने के लिए। तो उस लड़के में मैंने देखा कि अरे आपकी 1 लाख छोटी काफ मसल का ज़रा डायमेंशन कम है, हम ये करते हैं और देखते हैं। उसने एक ही बार वो पूरी सर्वांग शीर भंग लिया और शीर से शिरोधारा की।
एंड वो होने के बाद 1 साल से वो लड़का कंटिन्यूअसली सिद्ध शीर से खुद का लोअर हाफ का मसाज करता रहता है। अभी 1 साल बाद जो तीन मेरे ख्याल से ना 2 या ढाई सेंटीमीटर का कुछ 2 या ढाई सेंटीमीटर का डिफरेंस था, अब वो आधे सेंटीमीटर का ही डिफरेंस रह गया है। बट द बेस्ट पार्ट इज लड़का भाग सकता है, वो भागते वक्त भी लिम्प नहीं करता है। एंड वो चेंज ये एक दूध की धारा से या सिद्ध शीर धारा से आया। सेकेंडली मस्कुलर स्टिफनेस कईयों को होता है, कईयों को आप पेशेंट को देखोगे ना, उनको नेक एक या बैक एक बहुत होती है, और ये नेक या बैक एक जो है स्पेसिफिकली उनको वो इधर में होती है, स्पेशली जो बहुत लैपटॉप बैग्स कैरी करते हैं या बहुत ज़्यादा ऐसे कंप्यूटर पर बैठते हैं। ऐसे लोगों को आपने एक कोशिश करवानी है कि उनकी बैक पे आप दूध से अभ्यंग करवाएं और दूध से ही फिर शिरोधारा भी करवाएं। ये जो इधर का नेक का स्टिफनेस या स्पाज्म है वो जल्दी रिलीज हो जाता है। सिमिलरली कुछ लोग होते हैं जिनको स्किन पे ग्लो चाहिए, स्पेशली जो मॉडलिंग या ये चीज़ें करते हैं, इनमें आप अनंता या फिर यष्टि मधु सिद्ध शीर से या गुडुची यष्टि गुडुची अनंता ऐसे सिद्ध शीर से आप शिरोधारा करें, जिससे ये कम हो जाता है प्रॉब्लम, सॉरी स्किन ग्लो होना शुरू हो जाता है। एक ही चीज कहना चाहूंगा, शिरोधारा सॉरी शीर दूध से धारा और तक्र धारा में एक प्रिकॉशन बहुत रखनी है, ये बहुत मेसी है। जैसे ही पेशेंट का हुआ आपको बहुत अच्छे से क्लीन करना है, नहीं तो आपका पंचकर्म रूम विल स्टिंक, लिटरली कीड़े पड़ेंगे वहां पे, क्योंकि ये क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल मटेरियल है, वो सड़ना शुरू हो जाता है, बहुत गंदी बदबू आती है। इसके लिए हाइजीन का अटमोस्ट केयर करें, बस उतना ही कहना चाहूँगा। एंड एक चीज़ क्या बोलते हैं प्रैक्टिस टिप जो मैं हमेशा देता हूँ, जब डिहाइड्रेशन होती है, आपको पता है हम डिहाइड्रेशन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, आयुर्वेद के हिसाब से हम लोग को यही ध्यान में आता है कि आईवी दे दिया, उसका हाइड्रेशन मेंटेन करो, या ग्लूकोज का और नमक का पानी पिला दो तो उसका हाइड्रेशन ठीक रहेगा। नहीं, आप एक बार ना कभी भी ध्यान रखो कि डिहाइड्रेशन का पेशेंट है, आप उसको इमीडिएटली पूरी बॉडी पे दूध से मालिश करना शुरू कर दो। आप मानोगे नहीं, डिहाइड्रेशन के कारण जो आईवी लगाने की ज़रूरत होती है ना, वो भी नहीं पड़ती है। और ये मैंने कॉलेज टाइम से देखा हुआ है। एंड इवन एक अपने वैद्य हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने तो डब्ल्यूएचओ में ये प्रैक्टिस ही बन करवा दी है एज ए लीगल प्रैक्टिस। उनका नाम है डॉक्टर प्रभु देसाई सर, सावंतवाड़ी के हैं। उन्होंने शायद डब्ल्यूएचओ में ये करवा दिया है कि जितने भी गरीब नेशंस हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है हेल्थ केयर की, वहाँ पे लोगों को ट्रेन करो कि जब भी ऐसे कुछ हो रहा है तो आप इमीडिएटली बॉडी के ऊपर दूध से अभ्यंग करवाएं, जिससे वहाँ का डिहाइड्रेशन रुक जाता है। मैंने छोटे बच्चे में भी कराया है, बड़े में भी कराया है, ट्रस्ट मी इट वर्क्स वंडर। आपको आईवी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आप सिर्फ, मैं हमेशा पेशेंट को एक ही बोलता हूँ कि आप दूध का मालिश शुरू करो। अगर वो तभी बच्चा अगर है तो, और वो तभी भी रोता जा रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी इसको लूज मोशन या जो भी कारण से है, तभी आप जाओ। 99% किसी का आज तक मुझे ये कॉल नहीं आया कि सर हमको जाना पड़ा हॉस्पिटल। मेरे को जहाँ तक अभी याद आ रहा है 1% शायद हो, बट मेरी मेमोरी में अभी नहीं है। सिमिलरली एडल्ट्स के अंदर अगर पेट में दुख रहा है या सडनली स्पाजम्स हो रहे हैं, लूज मोशंस हो रहे हैं, और अभी रात के 1-2 बजे हैं, कोई घर से भागने के चांस जल्दी नहीं है, ऐसे टाइम पे उधर पे आप इसकी दूध से अभ्यंग करें तो भी काम हो जाता है। ठीक है, तो अभी जैसे हमने सबसे पहला शुरू किया शिरोधारा, हम सिर से नीचे की तरफ जाएंगे। सेकंड आता है शिरो अभ्यंग। शिरो अभ्यंग जो है इसके बारे में मैं थोड़ा ही कहना चाहूँगा। चंपी मालिश इज समथिंग दैट पीपल विल पे यू टुडे। पब्लिक इतनी स्ट्रेस्ड आउट है, इतनी पागल हुई हुई है। आप अगर अच्छे से हेड मसाज टेक्निक सीख लेते हैं, जैसे हम सिखाते हैं हमारे कोर्स में, आप अगर वो हेड मसाज टेक्निक सीख लें और अच्छे से करें, पीपल विल पे यू लाइक एनीथिंग। आपका अगर थेरेपिस्ट भी आप सिर्फ हेड मसाज के लिए हायर करेंगे ना, आपकी उसकी सैलरी भी आप आराम से निकाल सकते हो, इतना नहीं के लिए तैयार है। ओनली थिंग इज, जब भी आप हेड मसाज करें, साउंड
बिल्कुल नहीं होना चाहिए वो रूम में। आजू बाजू में भी डिस्ट्रैक्शन या साउंड नहीं होना चाहिए। लाइट्स जो हैं एकदम डिम लाइट करने हैं, नो लाइट कभी नहीं करनी है। एंड कभी भी ट्रस्ट मी, नो क्रॉस जेंडर स्टफ। जेंट्स को लेडीज, लेडीज को जेंट्स, नो क्रॉस जेंडर स्टफ। क्योंकि मेडिको लीगली आप कभी भी कर सकते हो। इसके लिए कोशिश करना है, कोशिश कर यही करना है कि आपका जो स्टाफ है मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल करे, ताकि आपको कॉम्प्लिकेशंस ना आए। ठीक है। अगला, सिर के बाद आंखें। आंखों में नेत्र तर्पण। यूजुअली हमें इतना ही पता है कि नेत्र तर्पण हमारे आंखों का नंबर कम करने में मदद करता है। इससे ज़्यादा कॉलेजेस में हमने भी नहीं देखा था। अभी ये ड्राई आई सिंड्रोम और बहुत कुछ आए हैं, बट 10 साल पहले तक तो इतना प्रेवलेंस नहीं था। बट इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा कि सपोज ड्राई आईस ही है, तो आप उसके अंदर यष्टि और त्रिफला का सिद्ध घृत बना के कर सकते हैं, उससे नेत्र तर्पण कर सकते हैं। 7 दिन से ज़्यादा नहीं लगता है। मोस्टली फोर्थ या फिफ्थ डे में लोगों का हो जाता है काम, बट मैक्सिमम 7 डेज ही करना है। उसके बाद में एक सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रैक्टिस में मेरे यूज़ हुआ है वो है, जो भी पब्लिक नेगेटिव बहुत है या फिर जो हमेशा स्ट्रेस्ड रहती है, कंफ्यूज रहती है, ऐसे लोगों में आप शतावरी सिद्ध घृत से नेत्र तर्पण करें। अब आप बोलोगे कि आंख का और मन का क्या संबंध, ये तो फालतू लॉजिक है, कुछ भी आप बकवास कर रहे हो। बोल भी सकते हो, दिस नो हाँ। अब के दिमाग में अगर ऐसे कोई सवाल है, इट्स अ गुड थिंग कि आपके दिमाग आपका आप यूज कर रहे हो, आपके लॉजिक को एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हो। क्या आप जानते हैं कि चरक संहिता में जितने भी सारता के स्थान आए हुए हैं, शुक्र सारता, रक्त सारता, रस सारता वगैरह, दे एक्चुअली आर एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ दैट धातु। चौंक गए? ये हमारे सर लोगों ने हमें सिखाया है, पावस्कर सर, गाडगिल सर, इन्होंने, कि जितने भी स्थान हैं वो ये सारता के, वो एक्चुअली उस धातु को रिप्रेजेंट करते हैं और वहाँ पे उनका एग्जामिनेशन करना आसान है। मतलब मैं कई बार आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति है और उसके होंठ बहुत लाल है, ज़रूरत से ज़्यादा लाल है, और आई वुड से ये टाई जैसे लाल है, तो समझ लेना उसमें रक्त दुष्टि है, क्योंकि ओष्ठ जो है रक्तसारता का लक्षण है। और इमीडिएटली आप उसको पूछना है कि आपको कुछ ब्लड रिलेटेड इश्यूज लाइक स्किन डिसऑर्डर्स, कामला वगैरह, ऐसे कुछ पूछिएगा तो उसका पॉजिटिव फीडबैक ही मिलेगा। या फिर उसको अभी अचानक ही सिर्फ होठ सूजते हैं, कईयों में आता है शीत पित्त का वेग आता है, और सिर्फ होठ सूजने के अलावा उनको कोई और लक्षण नहीं होता है। इचिंग होती है बॉडी में और इधर होठों पे, बट सूजन सिर्फ होठों पे आती है। ऐसे लोगों में आपने पित्त की चिकित्सा बट रक्त को पकड़ के या रक्त दुष्टि को हेतु पकड़ के आपने ट्रीटमेंट करना चाहिए। उसके बाद में क्या बोलते हैं, उसी तरह से नेत्र जो है हमारे मज्जा और शुक्र का स्थान है। इसमें अस्थि का भी है, सॉरी मज्जा का है, और इसका है शुक्र का। और ये जो कंफ्यूज पीपल रहते हैं या नेगेटिव थॉट्स वाले रहते हैं, इन लोगों में आप शुक्रगामी यानी शतावरी जैसी दवाई, उसका सिद्ध घृत आप इस्तेमाल करो तो उनके वो शुक्र तक पहुंच के वो नेगेटिविटी को कम करने में मदद करता है। ये टोटल अलग टॉपिक है, बट जस्ट इतना कहना चाहूँगा कि आजकल ये जो डिप्रेशन, नेगेटिविटी और ये सब है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपके शुक्र और रक्त धातु के रिलेशन में है। आप उनकी चिकित्सा करोगे तो ये प्रॉब्लम बहुत बार सॉल्व हो जाता है, अभ्यंतर औषध से भी और बाह्य पंचकर्म वगैरह से भी। उसके बाद में जो भी स्वस्थ व्यक्ति है उसके लिए आपने त्रिफला घृत का इस्तेमाल करना है नेत्र तर्पण करने के लिए। अगर आपको कुछ नहीं समझता, नेत्र रोग है बट मुझे नहीं पता क्या इस्तेमाल करना है, तो महात्रिफला घृत इज द ड्रग ऑफ चॉइस। हर नेत्र रोग पे वो काम करता है। उसके बाद में एक और मेरी प्रैक्टिस का एक चीज़ है जो मैं शेयर करूँगा, वो है गाय के दूध से, प्लेन काउ मिल्क, उससे नेत्र तर्पण करें। स्पेशली जो लोग बहुत चिड़चिड़े हैं या फिर जो बहुत जल्दी गुस्सा होते हैं या हर बात पे गाली गलौची करते रहते हैं, ऐसे लोगों को आप दूध से करिए। दूध इसके लिए एक अगेन सर्व धातुओं को बल देने वाला है, शुक्रगामी है, इंस्टेंट शुक्रगामी है। याद रखिएगा, इसी के लिए शादी के बाद फर्स्ट नाइट पे दूध का ग्लास होता है, क्योंकि इमीडिएटली वो शुक्र तक पहुंचने की उसकी ताकत होती है और शुक्र को बल देता है। एंड क्या बोलते हैं,
जो चिड़चिड़ बहुत करते हैं या बहुत गाली गलौज करते हैं, इन लोगों के अंदर आप ये दूध से करिए, 7 दिन के अंदर आपको ड्रास्टिक चेंज मिलेगा। आई वुड से 50% तो पक्का मिलेगा। आप और ऐसे 7 दिन के गैप के बाद 3-4 सिटिंग करिए, विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स आपको वो बंदा एकदम एक न्यू इंसान की तरह ही दिखाई देगा। और उसको साथ में दूध पीने पे भी एम्फेसाइज करिए, रात को नहीं दिन में दूध पीना है, ठीक है। उसके बाद इवन ड्राई आइस के अंदर आप उसे कह सकते हो कि आप दूध का उसे आप सिर्फ नेत्र तर्पण करा सकते हो। अगेन अ प्रैक्टिकल टिप जो आपको प्रैक्टिस में बहुत बिजनेस दे सकती है, ये नरहर प्रभु सर हैं मुंबई में, उनसे उनके एक लेक्चर में मैंने सीखी थी। जो ये आईलिड होती है ना आपकी ऊपर का, जो बहुत स्क्रीन टाइम रहता है हमारा आजकल, तो हम सब हमारा तो ठीक है चलो, बट जो आईटी इंडस्ट्री वाले हैं उन लोगों का स्क्रीन टाइम यहाँ बहुत उस पर काम होता है, और ये लोग सबसे ज़्यादा चिड़चिड़े और इनकी पर्सनल लाइफ सबसे ज़्यादा मेस्ड अप रहती है। तो इन लोगों को आप कहिए कि रोज रात को जब भी उनका काम खत्म हो गया, कि आंखों के यहाँ पे दूध या फिर कोई भी बला तेल, चंदन बला, लक्षादी तेल, कोई भी तेल, बस इधर मालिश करनी है। यहाँ पे मालिश करने से आप मानोगे नहीं, उनका जो स्ट्रेस होता है ना दिमाग का, बहुत कम हो जाता है। और ये मैं भी खुद करता हूँ, तो मुझे पता है कि वो रियली इट वर्क्स वंडर्स। ठीक है, तो इसके लिए कोई भी ऐसा पेशेंट हो उसको आप ये छोटी छोटी टिप्स से उसको हैंडल भी करिए, और उसको ये भी कोशिश करिए कि आप उससे ज़्यादा बहुत कुछ कर सकते हो, ना कि आप सिर्फ ये टिप्स तक ही रिलेटेड हो। अगला आंख हो गई, अब आते हैं हम कान पे। कान जो है कर्णपूरन, जैसे मैंने कल कहा, इट्स अ मस्ट, रोज रात को हर व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति ने कर्णपूरन करना चाहिए। स्टूडेंट्स ने स्पेशली करना चाहिए एग्जाम गोइंग टाइम पे। उसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, आप कर्णपूरन जब करते हैं, तो अगर सपोज आप रात को कम सोते हैं, सपोज 2 घंटा 4 घंटा ही नींद आने वाली है, तो भी आपको पूरे 8 घंटे की नींद का फ्रेशनेस मिलेगा। आई ट्रस्ट मी, ये इतना फ्रेशनेस देता है। आपकी 4 घंटे की नींद में भी आप जब खुलोगे, आंख खुलेगी ना, एक हैंगओवर जैसा सिचुएशन नहीं रहेगी, आप इंस्टेंटली अपने पढ़ाई पे फोकस कर पाओगे। करना कुछ नहीं है, सिंपल है। रात के समय में साइड में लेटना है, जो पैराशूट का कोकोनट ऑयल हमारे पास रहता है, बस कान में 3 से 4 बूंद डालिए, 100 गिनिए, ईयरबड डालिए, नेक्स्ट साइड टर्न करिए, वापस इसमें ऑयल डालिए, 100 काउंट करिए, ईयरबड डालिए एंड गो टू बेड। दैट्स इट, इतना ही करना है, और उसके वंडरफुल इफेक्ट्स रहेंगे। हाँ, जिधर जिसके कान में थोड़ा मैल वगैरह है तो वो शायद थोड़ा दुखे, बट उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट एट द सेम टाइम अभी कर्णपूरन के चलो कर्णपूरन तो हमें पता ही है। क्या आपको पता है कि कर्णपूरन से आपका नेक पेन भी ठीक हो सकता है? स्पेशली जो ये ऐसे कंप्यूटर पे काम करने वाले लोग हैं, इनके जो नेक पेन होती है, यूजुअली ये कान के पीछे के जो मसल्स हैं उसमें स्टिफनेस या पेन के कारण होती है। तो ऐसे पेशेंट को भी आप क्या बोलते हैं, ग्रीवा बस्ती और ये सब करने की बजाय उनको कर्णपूरन करो, बहुत जल्दी अफेक्ट होगा, उनको ज़्यादा अच्छा असर मिलेगा। एट द सेम टाइम जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइन है, हनुसंधि जो हम कहते हैं, उसमें पेन या स्टिफनेस अगर हो तो उसमें भी कर्णपूरन इज द वे टू गो। ठीक है, वहां पे कवल गंडूस से ज्यादा कर्णपूरन काम करेगा। बाधिर्य, कल मैंने आपको मेरा एग्जांपल दिया ही था कि कैसे एक बाधिर्य की ट्रीटमेंट ने मेरी प्रैक्टिस को एक नए डायमेंशन पे पहुंचाया था। तो बाधिर्य में भी आपको कर्णपूरन करना है, बट एट द सेम, कर्णशूल में तो हम करते ही हैं, बट एट द सेम टाइम माइग्रेन पेन, स्पेशली ऐसा माइग्रेन पेन जो एंजाइटी के साथ आता है या एंजाइटी इंक्रीज होने पे आता है, उसमें आपने कर्णपूरन करना ही करना है। ठीक है, अभी कर्णपूरन के लिए आप क्या तेल इस्तेमाल करोगे या क्या चीजें इस्तेमाल करोगे? तो सपोज अगर पूती करना है, कान से पस डिस्चार्ज है वगैरह, तो ऐसे टाइम पे आप बृहद पंचमूल का तेल इस्तेमाल कर सकते हो, जो मैं कॉमनली किया हुआ है। या फिर आप न्योग्रोदाती गन से सिद्ध तेल करके भी वो ईयर डिस्चार्ज को आप क्लियर कर सकते हो। कई लोगों में ऐसे होता है कि बस पानी जैसा डिस्चार्ज आ रहा है या पस जैसा डिस्चार्ज आ रहा है, बट अंदर ईयर में कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसे लोगों में आप इस काढ़े के साथ में, सॉरी, तेल के साथ में आप करोगे तो काम हो जाता है। उसके बाद में कर्णशूल है, कर्णशूल में आइडियली
लोग लहसुन के तेल का इस्तेमाल करते हैं। लहसुन को तेल में फ्राई करके एक घर में उपाय रहते हैं हमारे। बट कई बार लहसुन और अदरक का स्वरस भी डालने का कथन है। स्पेशली जो शूल तीव्र है, मतलब यहाँ तो दुख रहा है, उसके कारण सिर, ये सब ऐसे दुख रहा है, आई वुड से थ्रॉबिंग काइंड ऑफ अ पेन, फट रहा है। ऐसे में आप स्वरस से कर्णपूरण करें। 2 या 3 बूंद से ज्यादा स्वरस नहीं डालना है। 2 मिनट से ज्यादा नहीं रखना है। इमीडिएटली उसको क्वाथ से फिर धावन भी करने के लिए बोलना है। ठीक है। धावन के लिए भले आप सिरिंज यूज करो, सिरिंजिंग मेथड, बट धावन जरूर करो। वहां पे वो रहना नहीं चाहिए। सिमिलरली पंचगुना तेल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। बादेरिया में बिल्व तेल का सबसे अच्छा इस्तेमाल है। और एक चीपेस्ट ट्रीटमेंट फॉर टिनिटस, स्पेशली जो कर्ण नाद करके कंप्लेन करते हैं ना कि कान से सी सी ऐसी आवाज आती है, जैसे टीवी बंद हो जाता था, पुराना टीवी जो था जिसमें से आवाज आती थी, ऐसी अगर आवाज आने वाला कोई प्रॉब्लम है तो उसके अंदर सरसों का तेल या सरसप तेल जिसे हम कहते हैं, बेस्ट है कर्णपूरण के लिए। मैंने 3 पेशेंट में अभी तक इस्तेमाल किया हुआ है। इट हैज गिवन मी अ गुड रिस्पॉन्स। ठीक है। अब अगला नस्य पर नस्य हम आगे कवर ही करने वाले हैं। अब आते हैं कवल और गंडुश की तरफ, जो मुख्य रोग हैं। कवल और गंडुश में अगर आप देखोगे तो बेसिक डिफरेंस एक ही है। गंडुश यानी आपने ऑयल या काढ़ा मुंह में रखना है, उसको होल्ड करना है, और कवल में उसका कुल्ला करके निकालना है। बट दोनों का ऑन द टर्म्स ऑफ क्या बोलेंगे, बेनिफिट्स, ड्रास्टिक चेंज है। गंडुश सिर्फ मुख रोग और मुंह के या दांतों के प्रॉब्लम्स, गम्स के प्रॉब्लम तक ही सीमित रह जाता है। बट वही गंडुश आपके सॉरी वही कवल आपके मन्या, आपके कर्ण, आंख, अक्षु, चक्षु, स्वर, इन सब चीजों तक उसका असर होता है। पहले मैं गंडुश कवर करूंगा, उसमें ज्यादा नहीं है। तो जितने भी दंतशूल, दंतहर्ष, चल दंत, या दांतों में सेंसिटिविटी है, दांत हिल रहे हैं, दांतों में दुखना आ रहा है, या फिर क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी है, ऐसे टाइम पे तिल की पेस्ट बनाए। एक गर्म पानी में तिल को लेके, थोड़ा सा लेके उसकी पेस्ट बनाए। ये पेस्ट और गर्म पानी मिक्स करके उसका कवल गंडुश रखें मुंह में, और उससे 3 या 4 सिटिंग में आराम पड़ता है। मैंने दंतशूल में काफी यूज किया हुआ है, दंत हर्ष में इतना नहीं, और ना चल दंत में, पर दंतशूल में इमीडिएट रिलीफ देता है। दंतशूल में एक और टैबलेट बहुत अच्छी काम करती है, जो हम कभी सोचते नहीं है, और वो है चंद्रप्रभा वटी। चंद्रप्रभा वटी दंतशूल में आप या तो खाने के लिए दे दो, नहीं तो दांत जहां दुख रहा है और कैविटी है उसमें फिल करने के लिए बोलो। पेन कम हो जाता है। और फिल करने के लिए जो बेस पेस्ट बनाना है, वो आप लवंग के तेल का बनाइए। उससे भी वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अभी आप बोलो कि चंद्रप्रभा वटी कहाँ से, तो चंद्रप्रभा वटी की आप फलश्रुति पढ़ो, उसके अंदर सर्वदंत रोग नाशनी ऐसे करके आया हुआ है, तो वहां से उसका रेफरेंस है। उसके बाद में मुखपाक अगर होता है, मुंह में छाले आ रहे हैं, तो बहुत छाले हैं या पूरा मुंह ही छालों से भर गया है, तो ऐसे टाइम पे अनंता या गुडुचि सिद्ध शीर, इससे आप गंडुश करवाएं, या फिर आप सिर्फ गाय के घी से गंडुश करवाएं, उसमें भी फर्क पड़ता है। लोकली अगर 1-2 ही छाले हैं तो गंडुश की जगह मैं आपको सजेस्ट करूंगा शमन में घी और हनी, जो विरुद्ध है, बट जब वो इकट्ठा यूज कर सकते नाशक है या व्रण नाशक है, तो व्रण रोपण करने के लिए आप उसका इस्तेमाल करिए, घी और इसका हनी का। चाहिए तो उसमें कामदूदा या गैरिक मिक्स करके वहां पे लगाइए, 2 या 3 दिन में काम खत्म। उसके बाद में जिंजेटिवाइटिस है तो इरिमियादी तेल का गंडुश बहुत अच्छा काम करेगा। ये तो हो गया गंडुश। बट अभी कवल क्या, कवल में करना है कि यही ऐसे लेना है और चूली करके निकालना है। कॉमनली हम क्या करते हैं कि थ्रोट इन्फेक्शन, गले में खराश होती है, तो लोग नमक के पानी से गरारे करते हैं। यही गरारे अगर आप त्रिफला के काढ़े से करवाएं, उसमें अगर जरूरत लगती है आपको तो नमक या हल्दी डलवाएं, नहीं तो प्लेन त्रिफला काढ़े से आप गंडुश करवाएं। जो थ्रोट इरिटेशन होता है, या इवन जो टॉन्सिलाइटिस के बच्चों में प्रॉब्लम्स होते हैं, विद इन से 1 और 2 गागल्स में ही वो बैठना शुरू
शुरू हो जाते हैं। आपको लिटरली बच्चों में तो वो जो पस फॉर्मेशन दिखता है वो लिटरली कम हुआ हुआ या चला गया हुआ भी दिख जाता है बहुत जल्दी। इवन अभी जैसे कोरोना का स्केयर है तो आप कवल का त्रिफला का गंडूश लोगों को करने के लिए बोले, ताकि उनके गले में वो अगर बैक्टीरिया या सॉरी वायरस कहीं से भी लॉज हो रहा है, कुछ भी आ रहा है, तंग कर रहा है, इट विल बी टेकन केयर। ठीक है। सिमिलरली कर्ण रोग, अक्षी रोग, मुख रोग, मन्यास्तंभ, शिरोरोग, अरुचि, प्रसेक, इन सब में इस्तेमाल होता ही है। बट कवल का एक जो प्रैक्टिकल यूज मैंने किया है वो है जो लोग बहुत बोलते हैं, स्पेशली टीचर्स हैं या फिर जो मेक ओवर सॉरी वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं या फिर आरजेस हैं जो रेडियो पे बहुत बोलते हैं। उनके लिए प्रॉब्लम क्या होता है कि उनका जो आवाज़ है वो एक स्पेसिफिक टोन में ही चाहिए उनको। अगर वो स्प्लिट होना शुरू हो जाता है तो उनका करियर खतरे में आ जाता है। मेरी खुद की भाभी आरजे हैं, उनको भी पहली बार प्रॉब्लम हुआ तो उन्होंने मेरे को बोला, उन्होंने कुछ लैरिंगोस्कोपी करवाई तो उन्हें पता चला कि उनके वोकल कॉर्ड्स पे कुछ नोड्यूल्स आ गए हैं और उस कारण से उनकी आवाज स्प्लिट हो रही है, यानी आवाज बोलते समय एक बीच में ऐसे फटी फटी सी आवाज आ रही है जो रिकॉर्डिंग के वक्त मार्क आउट हो रही है। तो उन्होंने जब बोला तो उनको मैंने गंडूश करने सॉरी कवल करने के लिए बोला, प्लेन तिल तेल से। उन्होंने लगभग 1.5 महीना किया एंड विद इन दैट 1.5 मंथ नोड्यूल्स का कुछ नहीं हुआ, बट उनकी आवाज आज 5 साल हो गए, शी इज टोटली फाइन। सिमिलरली मेरी कजिन जो सीए है और लेक्चर्स देती है, उसको भी गले में बार बार इरिटेशन और प्रॉब्लम आ रहा था। उसको भी मैंने बोला मेक इट अ हैबिट कि तू कवल करेगी। उसने उसने 15 दिन भी नहीं किया होगा, बट उसके बाद से अभी वो कैसे करती है, जब उसको पता है कि उसके बैक टू बैक लेक्चर्स हैं, वो सबसे पहले कवल करती है और तिल तेल का ही करती है, उससे उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और इवन जो मेरे पेशेंट जो ऐसे पब्लिक स्पीकिंग या फिर टीचिंग के प्रोफेशन में, मैं उनको बोलता हूँ कि जब भी आपका हो सके वंस इन अ वीक तिल के तेल से कवर करिए, आपको उसका बेनिफिट होगा। यहाँ तक कि खदीर खदीर सिद्ध तेल से जो गायक रहते थे वो लोग पहले रियाज करने से पहले ऐसे कवल किया करते ताकि उनका जो गला है वो उनकी जो आवाज है वो स्वीट रहे। ये रियाज हुआ करता था, आजकल का पता नहीं, बट पहले ये सिस्टम था। ठीक। अभी ये सब हुआ हमारे इसके बारे में। अब हम आते हैं अगला, तो वो है पिंड स्वेद और पत्र पोटली। कॉमनली हम प्रैक्टिस में इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, बट अगर देखा जाए तो ये चीज़ें आपको संधिवात और आमवात के इसमें काफ़ी अच्छा क्या बोलते हैं रिजल्ट देती है। बट सवाल ये उठता है कि पत्र पोटली कब करनी है, पिंड स्वेद कब करना है, क्या सबसे पहले करना चाहिए, पहले पिंड पे जाए, पहले पत्र पोटली करे या पिंड कोई कंटिन्यू कब तक करे वगैरह, ये सभी के मन में सवाल होता है। एक चीज ध्यान रखिए, अनलेस मतलब केरला का सिस्टम है कि वो लोग क्या करते हैं कि जैसे ही पेशेंट आया कि सबसे पहले वो लोग पाचन करवाते हैं, मैंने आपसे कल शेयर किया, उसमें वो सबसे पहले पत्र पोटली को ही प्रेफर करते हैं। उनके पास पत्र पोटली, जंबीर पोटली, फिर क्या बोलते हैं चूर्ण पोटली, ऐसे ऑप्शंस भी हैं। फर्क कुछ नहीं है, पत्तों की जगह अगर वो लोग जो पत्तों के बीच में नींबू ढेर सारा डालते हैं काट के, तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है आपके जंबीर पोटली में। वही पत्तों की जगह चूर्ण, जो कोल कुलत्थादि चूर्ण वगैरह उनके पास में है, वो चूर्ण को अगर वो लेते हैं तो वो चूर्ण पोटली में कन्वर्ट हो जाता है। बट ये तीन चारों के चारों को चूर्ण पोटली, पत्र पोटली, जंबीर पोटली, ये सभी के सभी वहां पे पाचन करते हैं। इसके लिए कोई भी जॉइंट पेन का पेशेंट आया, आप पहले पत्र पोटली की तरफ उसको ज़्यादा प्रेफर करें, उसके बाद में आप पिंड स्वेद की तरफ जाएं। हाँ, उसी की तरह एक वालुका पोटली भी है, मैं भूल गया, चौथी पोटली बोलना भूल गया, जहाँ जो हम आमवात में कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब पत्र पोटली के बारे में मैं सिर्फ थोड़ा एक एडिशन करना चाहूँगा। चीज़ें तो हम सबको पता है, हम कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं वगैरह, बट पत्र पोटली आप इवन फेस पे भी कर सकते हो। स्पेशली जो पेशेंट्स को यहाँ पे पिंपल्स आते हैं मोटे मोटे, और जिसके कारण वहाँ पे वो ब्लैक मार्क्स रहने की कोई गुंजाइश रहती है, ऐसे लोगों में आप छोटी सी पोटली बना के हल्के, बस इतना ध्यान रखना ये गर्म नहीं होना चाहिए
और तेल जो है वो शे वाला तेल या फिर कोई तेल ना इस्तेमाल करो तो भी चलेगा। बस यहाँ पे जो चेहरा है फुल इस पे आपने उससे हल्के से ऐसे पोटली से मसाज करते रहना है वहाँ पे, नॉट मोर देन 10 मिनट्स। ठीक है। दूसरी चीज जो है पत्र पोटली से आपकी जो लोअर बैक, हमको सभी जानते हैं कि लोअर बैक इश्यूज और ये सब आपके कवर होते ही होते हैं, बट एट द सेम टाइम जो कोकेक्स फ्रैक्चर जैसी कंडीशंस रहती हैं जहाँ पे आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, वहाँ पे भी फर्स्ट 2-3 डेज में आपका पेन रिलीफ करने के लिए पत्र पोटली का सॉरी हाँ पत्र पोटली का अच्छा काम करती है। सिमिलरली अगर आपका मसल स्प्रेन भी हुआ है वहाँ पे भी आप मुरीवेन्ना तेल से पहले धार करिए, उसके बाद में आप पत्र पोटली का इस्तेमाल करिए, काफ़ी आराम पड़ेगा। डिजेनरेशन हमें पता है, अर्थराइटिस के बारे में हम पता है, टेंडनाइटिस या फिर ये क्या कहते हैं टेनिस एल्बो जैसी चीजें आजकल जो कॉमन हो गई हैं, इन चीजों में भी आपको इससे काफी फर्क पड़ेगा पत्र पोटली से। पहले क्या करना है कि पत्र पोटली सॉरी पहले आपने पत्र पोटली करनी, स्पेशली अगर टेनिस एल्बो जैसी कंडीशन है पहले पत्र पोटली करिए। पत्र पोटली होने के बाद में यहाँ पे जो भी आप तेल है उसके अंदर कैस्टर या एरेंडेल तेल आप मिक्स करिए, उसको वहां पे वापस अभ्यंग करें। उपनाह स्वेद जो हमारे इसमें कहा गया है कि एक रोट जो मैं यूज कर रहा हूँ वो ऐसा है कि एक रोटी लीजिए, रोटी की एक बाजू को सेकिए और दूसरी बाजू कच्ची रखिए। जो कच्ची बाजू है उसको आप यहाँ पे जब सहन होने लायक गर्म हो उसको यहाँ पे आप बांध दीजिए और इसके ऊपर आप बैंडेज करके 2 से 3 घंटे रखिए। ऐसे डबल कर्म करने से बहुत जल्दी पेशेंट को आराम पड़ता है। तो करना कुछ नहीं है, बस जैसी पत्र पोटली खत्म हुई स्टाफ को बोलना है कि इसके बाद आपने उपनाह करके ही उनको घर छोड़ना है। तो ऐसे करने से वहाँ के जो दोष जल्दी जल्दी पचन होता रहता है और ये पचन हो जाने से पेशेंट को रिलीफ जल्दी मिलती है। 3 दिन कई केसेस में 7 दिन तक ही पत्र पोटली लगती है, 7 डेज से ज़्यादा पत्र पोटली नहीं करनी है। सेकेंडली आपकी जो एंकल पेन है जिसे हम कैल्केनियम स्पर वगैरह पेन के लिए हम कहते हैं, वहाँ पे भी आप पहले अगर सबसे पहले आप इसे करें क्या कहते हैं पत्र पोटली को करें तो पेशेंट को रिलीफ बहुत जल्दी मिलता है। उसके साथ साथ मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि अभ्यंतर औषधि जरूर दें, बट सबसे इम्पोर्टेंट हेतु जो ये शूल का है वो होता है रात को सोते समय पानी पीना। इसके लिए पार्श्वनी शूल के पेशेंट को बोलना है कि रात को सोने से आधा घंटा पहले तक जो पानी पिया पिया, उसके बाद बिल्कुल नहीं पीना है। कई लोगों को आदत है कि सोने से पहले एक एक 1.5 गिलास पानी पीते हैं, उनकी वो आदत बंद करानी है। ये आदत के कारण ही जो दोष है वो एंकल के वहां पे जाके टिकते हैं। आप मानोगे नहीं, आप गन करवा के दिखाओ, पेशेंट का पेन कम हो जाता है। आप दवाई मत दो, कुछ भी करके दिखवा दो, पेशेंट का पेन काफी हद तक कम होता है। तो ये हेतुओं को भी ध्यान रखना है कि किस हेतु से प्रॉब्लम हुआ है, ताकि फिर आप उस हिसाब से उसे टैकल कर सकें। अब पत्र पोटली होने के बाद में हम वालुका पोटली पे आते हैं। वालुका पोटली तो हमें पता है कि हम जनरली आम बात में इस्तेमाल करते ही करते हैं, बट वालुका पोटली का इस्तेमाल आप ऐसी कंडीशंस में कर सकते हो कि जहाँ पे सडनली आपका स्टिफनेस आ गया है, या पैरों में, थाइस में, कहीं भी सडनली स्टिफनेस आया है, ऐसे टाइम पे भी आप वहाँ पे वालुका पोटली करा सकते हैं। फिर आता है जंभीर पोटली। जंभीर पोटली जहाँ पे बहुत स्टिफनेस है, स्पेशली लोअर बैक या बैक एरिया में, वहाँ पे जंभीर पोटली का इस्तेमाल करना है। चूर्ण पोटली, अगर आप ये क्या बोलते हैं वालुका पोटली नहीं कर सकते तो उसकी जगह आप चूर्ण पोटली का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आती है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट और हमारी सबसे फेवरेट, वो है षष्ठीशाली पिंड स्वेद, नवकिरीसी जिसे कहते हैं। अभी ये जो पिंड स्वेद है हम लोग बहुत जगह करते ही करते हैं, पर जहाँ का हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है वो चीजें हैं। तो सबसे पहला है इसमें सॉरी एक सेकंड। हाँ, हम लोग अर्धित वगैरह या पैरालिसिस वगैरह के पेशेंट में करते ही करते हैं, बट इवन फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट में आप चेहरे के ऊपर ज़रूर करिए, स्पेशली जिस साइड पे डेविएशन हुआ होता है वो साइड पे
चीक्स का जो एरिया है, इस एरिया में आपने उसे पिंडस्वित जरूर करना है। अगेन बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, 10 मिनट ज्यादा नहीं, 10 मिनट भी एक्चुअली बहुत है, बट 5-7 मिनट करना है। इवन शीर धूम, जैसे हम नाड़ी स्वेद देते हैं, वैसे आप शीर धूम भी फेशियल पैरालिसिस में दे सकते हैं। दूध और पानी डाल के वो काढ़े की स्टीम से आपने ये देना है, वहां पे आप दशमूल सिद्ध शीर यूज कर सकते हो। उसके बाद में यही चीज का आप इस्तेमाल जो सशूल अर्श है उसमें भी आप कर सकते हो। स्पेशली अगर मस्सा बाहर आया हुआ है और आपको लग रहा है वो बहुत पेनफुल है, तो ऐसी दवाइयों से सिद्ध करिए वो आपका पिंड, जिससे आप वो को भी दे सके। यूजुअली बहुत पेशेंट्स में ये यूज नहीं होगा, बट हाँ, जहाँ पे आपका सिट्स बात भी काम ना करे वहां पे आप ऐसे ये करवा सकते हैं। उसके बाद में क्या बोलते हैं, मरी के पेन में जहाँ ये साइड में फ्लैंक पेन हो रहा होता है, वहां पे आप पहले पत्र करवाएं। उससे जब आराम पड़ना शुरू हो जाए तो वहां पे आप इससे क्या बोलते हैं, पिंडस्व से जरूर इसे ठीक करिए। उसके बाद में खल्ली करके एक है कि जहाँ पे सडनली ना, अगर आप देखोगे ना, क्रॉनिक अर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनका वजन इम्प्रॉपर होने के कारण पैरों पे उनके नीज के यहाँ पे एक नॉकडाउन नीज, या ऐसे एक खड्डा तैयार हो जाता है, एक गैप आ जाती है नीज के आस में। अगर आप उनको सीधा खड़ा करोगे तो ऐसे नहीं होगी, उनकी नीज का पोजीशन ऐसे रहेगा। ये जो पोजीशन है, इसको ठीक करने के लिए आपको पिंडस्वेद की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से कई, मैं एक आपके साथ जाते जाते, अभी हम ऑलमोस्ट ख़त्म होने में ही है, एक केस शेयर करना चाहूँगा। मेरे एक पेशेंट ने मुझे उनकी एक रिलेटिव रेफ़र की थी यूएस से। उस लेडी का ऐसे था कि उसका जो दोनों शोल्डर्स थे वो हाथ ही नहीं उठा सकती थी। और हुआ कैसे था कि यूएस में वो एक बैंक में काम करती थी, वो कैशियर थी, और उनके बैंक में लुटेरे आ गए। तो वो जब लुटेरे आए, उन्होंने इसका हाथ ऐसे खींच, इसको पैसे मांगे। पैसे देते वक्त उन्होंने इसका हाथ खींचा, और हमारे यहाँ तो फिर भी कम डिस्टेंस है, उनके यहाँ पे 4-4.5 फीट का डिस्टेंस है। कैशियर नीचे बैठा होता है और ऐसे उसने पैसे देने थे। तो उसने जब उसका हाथ खींचा, उसका ये हाथ जो राइट शोल्डर था वो उसमें खींचा गया, डिसलोकेट हो गया। पर लेफ्ट शोल्डर वो किसी चीज को पकड़ी हुई थी, तो वो भी उसके साथ डिसलोकेट हो गया। तो उसको बायलैटरल ये शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन था। उसकी सर्जरीज हुई, रिपेयर हुए, एंड इवन उधर जो रोटेटर कफ मसल्स थे राइट हैंड के, वो टेयर हो गए। उसका उन्होंने ये सब किया, बट 3 या 4 साल हो गए थे कि उसको तभी भी फर्क नहीं पड़ा था। वो जब मेरे पास उनको रेफर किया, उनको शुरुआत की, और हमने प्लान किया कि पहले हम पत्र करेंगे। हमने 5 या 7 दिन हमें लगे थे पाचन कराते कराते, 7 डेज पत्र की। उसके बाद नेक्स्ट 21 डेज हमने पिंड स्वेद किया। पिंड स्वेद करने के बाद हमने प्रोटोकॉल ऐसे रखा था कि पिंड स्वेद होगा, पिंड स्वेद के बाद जब वो साफ हो जाएगा, या उन्हें हम नहाने के लिए बोलते थे, नहाने के बाद में उनको लेप लगाया जाता था, और लेप पूरे शोल्डर्स पे लेके उनको बैंडेज किया जाता था। बैंडेजिंग जो था वो हम लोग जो क्लेविकल फ्रैक्चर में करते हैं, जिससे आपका शोल्डर ऐसे ही हो जाता है। बैंडेज ऑफ फेट, जो शल्य तंत्र वाले रहेंगे उनको ज़्यादा पता समझेगा। बैंडेज ऑफ फेट हमने करके उनको घर भेजा था। उस लेडी ने 1 महीने बाद वो अपना हाथ पूरी तरह से ऐसे उठा सकती है, एंड आज 9 साल हो गए हैं, वापस कभी उसको वो प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि वो जो पेशेंट ने रेफर किया था वो अभी भी मेरे टच में है। सो वो पूरी तरह से ठीक है। सो जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इन चीज़ों पे फोकस करिए। छोटी चीज़ें हैं, बहुत कुछ आपकी प्रैक्टिस में ये इम्प्रूवमेंट ला सकती है, आपको एक बहुत अच्छा वैद्य बना सकती है। एंड एक चीज़ याद रखिए, इट्स योर एटीट्यूड टूवर्ड्स योर शास्त्र। Attitude matters. You can get yourself trained in skills, but your attitude is what nobody can get you trained. आप आपका शास्त्र के लिए विश्वास और उसका एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए। आप ऐसी चीजें ढूंढिए कैसे एलोपैथी के जितना क्विक रिजल्ट उनको देते हो, अग्निकर्म है, विद्या है, रक्तमोक्षण है, कुछ भी हो, आपको जहाँ पे लगता है कि ये चीज करने से मैं उसके जितना अच्छा रिजल्ट दे सकता हूँ, जरूर करिए।
पहले किसी अच्छे टीचर से कंसल्ट करके करिए। डोंट सडनली एकदम रात को मेरे को ध्यान में आया तो मैंने अगले दिन सुबह कर दिया। व्यापद नहीं होने चाहिए। इसके लिए गुरु या टीचर्स का एक महत्व है। आप उनसे पूछिए, उनका गाइडेंस लीजिए, और अगर नहीं मिला बट आपका इनर सेल्फ बोल रहा है कि नहीं ये करेंगे, तो बस व्यापक को बैलेंस करने की तैयारी रखिए। किसी दोस्त को बुला लीजिए या सारी दवाइयाँ तैयार रखिए और बिंदास करिए। एक्सपेरिमेंट किए बगैर डरिए मत। मत डरिए कि मैं फेल हो गया को लोग क्या बोलेंगे, वो मर गए हो। प्रकृति वाले भी बहुत मारते हैं, आपको नहीं पता है। वो डरते नहीं है, वो लोग बिंदास करते हैं। बस वो अपने अंदर एक जिद बनाओ कि मैं भी कर सकता हूँ, और उसको कर डालो। और जैसे ही आप करोगे ना, आपको समझेगा कि अरे मैं फालतू में डर रहा था, इतना कुछ नहीं हुआ। एंड देन यू स्टार्ट बिल्डिंग योर एक्सपीरियंसेस, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बनते जाएगा ना, मैं एक दिन खुश होऊंगा कि ऐसे एक लेक्चर दे रहा है और मैं उसे जरूर सुनूंगा, क्योंकि वो मेरा मेन मोटो है। मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरा लेक्चर सुने और मेरी वाहवाही करें। मेरा मोटो ये है कि आप मेरे से अच्छे ट्रेन बने, और वो एक अच्छे एक गुरु का एक्चुअली काम होता है, लोग उनसे अच्छे ट्रेन हो पाए। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। मुझे एक ही क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ज्योति का, कि सर प्रेगनेंसी में शिरोधारा कर सकते हैं? आइडियली प्रेगनेंसी में जितने कर्म हो उतने अवॉइड करिए। शिरोधारा बहुत ज़रूरत हो, स्पेशली अगर उसने अपना कोई घर का या बहुत पास का आदमी खो दिया है, तब आप ज़रूर करिए, बट अदरवाइज बिल्कुल ना करें। ठीक है, स्पेशली ऐसे होता है कि कोई प्रेग्नेंट है और विडो हो गई, प्रेग्नेंट है और उसके डैडी या मम्मी एक्सपायर हो गए, या घर में डाइवोर्स की सिचुएशन आ गई और उसको लग रहा है आगे चल के वो सिंगल पेरेंट रहेगी। ऐसे टाइम पे आप 3 दिन से ज़्यादा तो प्लीज़ ना करें, बट अगर करना हो तो शिरोधारा से अच्छा शिरोभ्यंग करवा लीजिए, उतना ही इफेक्टिव है। ठीक है, तो अगर आपके और किसी के क्वेश्चन हो, आप प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं जैसे ही पोस्ट मीटिंग टाइम मिलेगा मैं ज़रूर आंसर करूंगा। कल भी किसी का एक क्वेश्चन था कि क्या मेंस्ट्रुएशन के वक्त स्नेहन स्वेदन करना चाहिए, तो आंसर है स्ट्रिक्टली नो। शास्त्र में कोई भी कर्म रज प्रवृत्ति के दौरान करने के लिए मना की गई है। ठीक है, तो अभी कल हम लेंगे हमारे अगले और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पंचकर्म। जो 5 बड़े डॉन हैं उसमें से सबसे बड़ा डॉन वमन, जिसकी सभी को डर लगता है, हम उसके ऊपर हम करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी, गुड डे।